नमस्कार, गुड इवनिंग इंडिया। स्वागत, मैं हूं जयश्री सेठी। मौसम बदले, बारिश आए, पर आपका रुख ना बदले, ना रुखाई हो ना रुसवाई हो, हर मुलाकात पर बस मुस्कुराहट हो, इसी उम्मीद में आपको बहुत प्यार से बुलाते हैं। आज की बैठक में बात होगी आपकी सेहत पर और सेहत के इंश्योरेंस पर। लेकिन सबसे पहले मुलाकात एक महिला प्रतिभा से, जो कि 3 दशकों से अधिक समय से भाषाओं के ऊपर काम कर रही हैं। कई विलुप्त होती भाषाओं की तरफ इन्होंने दुनिया का ध्यान दिलाया है और शोध और रिसर्च में, टीचिंग की फील्ड में इन्होंने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। हिमालय से लेकर अंडमान निकोबार तक इन्होंने कई भाषाओं के सफ़र को तय किया है, जाना है, उसे कैप्चर किया है, किताबों में और अपने शोध संस्करणों में लिखा है। इनसे मुलाकात करें, इनका नाम जानें, उससे पहले इनके कृतित्व पर एक झलक। हमारे साथ हैं प्रोफेसर ऑफ लिंग्विस्टिक्स, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, प्रेसिडेंट लिंग्विस्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया, एडवाइजर टू यूनेस्को ऑन लैंग्वेज इश्यूज, पद्मश्री से सम्मानित प्रोफेसर अन्विता अवी। अन्विता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अन्विता जी, भाषाओं से आपका प्यार कब और कैसे शुरू हुआ? भाषाओं से प्यार बहुत बचपन में ही शुरू हो गया। उसका कारण शायद ये भी था कि हम लोग राज्य बदलते रहे, शहर बदलते रहे, तरह तरह के लोग मिले बचपन में। पिताजी ऑल इंडिया रेडियो में काम करते थे, तो तबादले बहुत हुआ करते थे और घर में जो लोग काम करने आते थे वो दूसरी भाषाएं बोलते थे जी। और फिर मैंने लिखना भी शुरू किया था, तो पहले कविता, फिर बाद में कहानियाँ लिखती थी अन्विता अग्रवाल के नाम से। हिंदी भाषा में पुरस्कृत भी हुई और बहुत चर्चित भी हुई। और आखिरी कहानी अग्गे जी ने छापी थी नया प्रतीक में, उसके बाद कुछ नहीं लिखा, उसके बाद ख़त्म हो गया। पर मेरा रुझान भाषा को एक विषय के रूप में पढ़ने या पढ़ाने की तरफ मेरा ध्यान मेरे पिताजी ने ही दिलाया, जो खुद कवि थे और इस तरफ वो कुछ मतलब भाषा वैज्ञानिक नहीं थे, पर उन्होंने मुझे भाषा विज्ञान में ढकेला ज़रूर, क्योंकि मैं अर्थशास्त्र की स्टूडेंट थी। मैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ा करती थी, वहाँ से उन्होंने मुझे निकाल के भाषा विज्ञान में डाला। ये 1968 की बात है। और तब से लेकर आज तक आपका ये सफ़र थमा नहीं है? हाँ, तब से मैंने मुड़ के पीछे देखा नहीं, क्योंकि मुझे भाषा विज्ञान में इतनी रुचि आने लगी और इतना मज़ा आने लगा कि मुझे लगा कि जैसे कोई एक खजाना हाथ में लग गया। और यहाँ तो भाषाओं की कमी है नहीं जी। देश तो हमारा मतलब भाषा की दृष्टि से इतना अमीर है और इतनी उसमें लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इतनी गजब है कि वो तो कभी खत्म होने वाला खजाना है ही नहीं। बिल्कुल। एक तो हमारे संविधान में कुछ भाषाएं चिन्हित हैं, लिखी गई हैं, और कुछ भाषाओं को हम वैसे ही रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनसे परिचय है। अभी तक कितनी भाषाओं से या बोलियों से, डायलेक्ट से आपका मिलना हुआ है? पहली बात तो मैं गिनना चाहें तो। हाँ, नहीं, पहली बात तो मैं आपसे ये कहूँगी कि हम भाषा वैज्ञानिक लोग भाषा और बोली में अंतर नहीं मानते। अच्छा। वो इसलिए कि भाषा को हरदम एक ऊंचे दर्जे से देखा जाता है और बोली को निम्न दृष्टि से देखा जाता है। हम वो दृष्टियाँ नहीं बदलते हैं। ओके। हाँ, हमारे लिए हर बोली, हर भाषा, जो भी एक कम्युनिकेशन की जो भी लैंग्वेज है आपस में कम्युनिटी में, वो भाषा है। पहली बात तो ये। और दूसरी, वो भाषा जो जिन पे मैंने काम किया है जी। मैं गिनती तो मुश्किल है, पर कम से कम 58-60 भाषाएं तो पता कर चुकी हूँ। क्या बात है। और जब आपके बारे में बात होती है तो हम ये कैसे भूल सकते हैं कि जो विलुप्त होती कुछ भाषाएं हैं अंडमान द्वीप समूह में, आपने उनको खोजा, उनको निकाला मोती की तरह और दुनिया का ध्यान दिलाया, और आपका बहुत गहरा शोध रहा है जिस पर आपने पुस्तक भी प्रकाशित की है। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट, सो टेल अस मोर अबाउट इट। यस, आई वॉज एक सपना था मेरी ज़िंदगी में कि मैं अंडमान की भाषाओं पे काम करूं, पर दे वर वेरी ऑब्सक्योर बिकॉज वेरी लिटिल वॉज रिटन ऑन देम एंड देवर हार्डली एनी इंटेंसिव रिसर्च डन ऑन। ये हम स्क्रीन पर शायद उसी के शोध का किताब का कवर पेज पे हम देख रहे हैं। एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस ऑफ द अंडमान आइलैंड्स। ये फोटोग्राफी मैंने ही खींचा था। अरे वाह। जब हम स्ट्रेट आइलैंड में रह रहे थे सुनामी के बाद, तो ये जो 2 पेड़ हैं उस कवर पेज पे, ये आप देखेंगे जलमग्न हो गए। ये मैंग्रोव का हिस्सा था, फिर पानी ऊपर आ गया तो वो समुद्र का हिस्सा बन गए। जी।
तो मैं आपको बता रही थी कि मेरा एक सपना था अंडमान की भाषाओं पे काम करने का, और इत्तेफाक से मुझे आई वाज इनवाइटेड एज अ गेस्ट साइंटिस्ट एट मार्क्स प्लांक इंस्टीट्यूट ऑफ एवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजी इन जर्मनी एट लाइप्जिग। तो वहाँ बैठ के मैंने एक दूसरी किताब लिखी जिसका आप अभी देखेंगे, मैनुअल ऑफ लिंग्विस्टिक फील्ड वर्क एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। पर चलते चलते मैंने डायरेक्टर से कहा कि मुझे पायलट सर्वे करना है अंडमान का, तो कुछ फंडिंग की व्यवस्था हो सकती है क्या? और वो तुरंत तैयार हो गए। तो वो जो मुझे मैं 2 स्टूडेंट्स को लेके फिर मैंने अंडमान की छानबीन की, उत्तर अंडमान से लेके दक्षिण अंडमान तक, और फिर लिटिल अंडमान जहाँ तो 3 वहाँ पे जो आदिवासी हैं मुख्य रूप से, एक हैं जारवा, एक हैं ग्रेट अंडमानी, और तीसरे हैं ओंगे। तीनों का मैंने कंपैरेटिव स्टडी मैं सोचती शायद मैं ही पहली भाषा वैज्ञानिक रही होंगी जिसने कंपैरेटिव स्टडी किया इन तीनों भाषाओं पे। तो उसका निचोड़ है ये किताब जो आप देख रही हैं इसका। और उस पहली बार 2003 में मैंने ये अपने रिसर्च के जो रिजल्ट्स हैं जर्मनी में ही पेश किए, और बहुत दूर दूर से वैज्ञानिक आए, क्योंकि अंडमान की भाषा पे पहले कभी किसी ने कुछ कहा नहीं था। तो बर्लिन से, हाइडलबर्ग से, ओजानाब्रुक से, जहाँ से जिसको भी मालूम पड़ा वो लाइप्जिग आए। और मेरा ये कहना था उस समय कि मुझे लगता है कि यहाँ 2 भाषा परिवार हैं अलग। तब तक लोग ये मानते थे कि अंडमानी भाषा परिवार एक है और आइसोलेटेड है, उसका किसी से संबंध नहीं है। मेरी रिसर्च कुछ और कह रही थी। क्या कह रही? वो ये कह रही थी कि ग्रेट अंडमानी एक अलग भाषा परिवार है, और ओंगे जारवा लगता है एकदम अलग है। और मैंने फिर उसको प्रूव करने के लिए 2003 के बाद आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस देखे, कल्चरल एविडेंसेस देखे, और भी बहुत सारी चीज़ें। फिर उसके बाद मेरा एक पर्चा छपा, पर उससे पहले पर्चा बाद में छपा। पर मज़ेदार बात ये हुई कि 2003 के बाद जेनेटिसिस्ट ने DNA सैंपल्स किए ग्रेट अंडमानी और ओंगे के ब्लड सैंपल्स लेके, और वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे, पर्चा उनका साइंस में छपा, कि वहाँ पे 2 हैप्लो ग्रुप्स हैं, M31, M32. M31 is Great Andamanese and M32 is Onge, and they did not have any blood samples of Jarawa, but they predicted that this must be the same. तो किसी ने उनका ध्यान इस तरफ दिलाया कि आप जो बात कह रहे हैं वो एक लिंग्विस्ट पहले कह चुकी हैं। अरे वाह, क्या बात है। तो उसके बाद बहुत मजा आया। फिर हमें EMBO एक बहुत इनकी प्रसिद्ध ऑर्गेनाइजेशन है, यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें मुझे बुलाया उन्होंने कहा, यू एड्रेस आवर साइंटिस्ट, हाउ डिड यू रीच दीज रिजल्ट्स विदाउट एनी रोबस्ट मार्कर्स। तो यहाँ पर जब आप ऐसे बीड़ों में जा रही हैं, जंगलों में जा रही हैं, इधर मतलब आपके चैलेंजेस आते होंगे, लोगों से मिलना, बात करना, डेफिनेटली आप भी शोध कर रही हैं, कम्युनिकेट करना, तो आप बात कैसे करती हैं? लाइक डू यू हैव अ टीम और यू गो ऑल बाय योरसेल्फ? पहली बार तो हम टीम लेके ही गए थे, क्योंकि हमारे 2 स्टूडेंट्स थे मेरे साथ, शैलेंद्र मोहन और प्रमोद कुमार। बाद में प्रमोद कुमार ने, वो पहला व्यक्ति है जिसने जारवा में PhD की, जिसके बारे में अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आया था। तो मैं 2 लड़कों के साथ गई थी, तो एक तरह की छोटी सी टीम थी, पर थी टीम ही। बात करने का ये आपने भी ध्यान दिया होगा कि हिंदुस्तानियों को बात करने का शौक बहुत है। We all are born storytellers, ना? तो हमें इस बात की कहीं परेशानी नहीं होती कि कोई बात ना करे। इस बात से जरूर परेशानी होती है, कई बार लगता है बस अब शांत हो जाइए, बहुत हो गया। तो वो कोई समस्या नहीं थी। और दूसरी बात, अंडमान निकोबार की स्टेट लैंग्वेज हिंदी है, तो वहाँ सब हिंदी बोलते हैं और बहुत फख्र से बोलते हैं, बहुत उनको गुरूर होता है कि हम हिंदी बोल रहे हैं। क्या बात है। तो ये जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, इनको तो ओंगेज को हिंदी नहीं आती, 1-2 को ही हमें 2 पुरुष मिले थे जो हिंदी थोड़ा बहुत बोल लेते थे। ग्रेट अंडमानी सारे लोग हिंदी जानते हैं, और इसीलिए वहाँ भाषा मर भी रही है कि वो लोग सब मतलब अपनी मातृभाषा है उसे छोड़ के हिंदी में बात करते हैं। और जारवा लोगों को भी हिंदी नहीं आती थी तब 2000 जब आप जारवा की जो भाषा की बात कर रही हैं, जो विलुप्त होने के कगार पर है, कितने लोग बोलते हैं उस भाषा को? ऐसा है जैसे जारवा भी विलुप्त होने के कगार पे नहीं है। वो लोग 300-350 लोग हैं और मोनोलिंगुअल्स हैं, वो बहुभाषी नहीं है। पर ग्रेट अंडमानी जिनकी जनसंख्या 55 है और जिनमें से सिर्फ 5 या 6 ही अपनी भाषा बोल पाते हैं, वो भी पूरी तरह से नहीं। अच्छा। क्योंकि उनको मौका भी नहीं मिलता और आपस में भी अब उन्होंने बोलना छोड़ दिया है। एक अच्छी बात है कि जब आप जैसे कर्मठ लोग जाते हैं और रोशनी में लेकर आते हैं उन भाषाओं को, तो हमारे लिए भी, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से ऑडियंस को भी पता चल रहा है कि हम अपने कुएं में अपनी भाषाओं को जान के बहुत प्राउड फील करते हैं, पर देश की जो एक विरासत है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है।
शब्दों और संकेतों के अलावा आपके पास एक विजन है, जैसे आपकी एक तस्वीर हमने देखी और आपने बर्ड्स के ऊपर भी काम किया है और उसी की किताब की झलक इस वक्त हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, बर्ड्स ऑफ द ग्रेट अंडमानीज। इसका कैसे हुआ? ये तो बहुत ही मज़ेदार प्रोजेक्ट रहा है और इसका मैंने जिसे कहते हैं इसका एक एक क्षण इतना एंजॉय किया था। हाँ। हुआ ये था कि जब मैंने पहली बार बहुभाषित डिक्शनरी शब्दकोश का निर्माण किया ग्रेट अंडमानी की, तो वो खबर अखबारों ने काफ़ी छापी। हाँ। तो उसमें एक किसी पत्रकार ने, मेरे ख्याल हिंदू ने, शायद हिंदू में था ये, उन्होंने लिखा कि अन्विता अब्बी ने 87 शब्द 87 वर्ड्स 87 शब्द चिड़ियों के ग्रेट अंडमानी भाषा के लिखे हैं। तो ये खबर एक ऑर्निथोलॉजिस्ट पूना में रहते हैं, डॉक्टर सतीश पांडे जी, ही इज़ अ रेडियोलॉजिस्ट एक्चुअली बाय प्रोफेशन। उन्होंने ये खबर पढ़ी और उन्होंने भी अंडमान की चिड़ियों पे काफ़ी लेख लिखे हैं। तो वो ज़रा गैरत में आए कि इतने कैसे इनको शब्द मिल गए, मुझे तो नहीं मालूम है। तो उन्होंने खैर वाइस चांसलर को किस तरह से वो मुझ तक पहुँचे, और जब वो मुझ तक पहुँचे तो उन्होंने कहा हम जॉइंट प्रोजेक्ट करते हैं और अंडमान फिर चलते हैं, तो आप मुझे ग्रेट अंडमानी शब्द बताइएगा और जो भी आपके आदिवासी लोगों ने इसके बारे में बताया है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने मुझे सूचना दी थी चिड़ियों के बारे में वो तब तक मर चुके थे। तो कहते जो भी आपके नोट्स हैं उसके बेसिस पे और फिर हम उसको साइंटिफिक नाम से उसकी मैचिंग करेंगे। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट लिंग्विस्टिक ऑर्निथोलॉजिकल बुक, you know, because you can say cultural and ornithological book, because the book is beautiful। अगर आप अंदर से देखें तो एक एक पन्ने पे एक एक चिड़िया का चित्र है और उसके बारे में जो हमें आदिवासी ने बताया उसकी जानकारी है। हाँ। और उसका शब्द है, उस शब्द का मैंने फिर संधि विग्रह भी किया। ओके। और कई मज़ेदार चीज़ें मालूम पड़ी, जैसे कई चिड़िया हैं जिनके बोलने को वो बैड ओमन समझते हैं, जैसे उल्लू जब बोलता है तो उसका बोलना ठीक नहीं समझते, और जब कटफोड़वा बोलता है तो उनको मालूम होता है कि इस समय मछलियाँ और कछुए बहुत हैं नदी में, दिस इज द टाइम टू गो हंटिंग। भाषाओं के जरिए जो हमारी लोक संस्कृति है जी, उसके बहुत आप करीब आ जाती हैं। यस, इनफैक्ट ये तस्वीर आपने ही खींची? नहीं, मैंने नहीं खींची है, पर खींची हमारे साथ एक बहुत बड़ी कैमरा टीम गई थी जी। तो ये तस्वीर किसी एक कैमरा मैन उसकी खींची हुई है, बहुत बढ़िया गजब। आप देखेंगे तो इसमें गजब फोटोग्राफ्स हैं। इसमें सतीश पांडे का भी श्रेय है क्योंकि वो भी बहुत अच्छी चित्रकारी करते हैं। मैं कुछ नहीं, मतलब फोटोग्राफ खींच, मैं तो फैमिली फोटोग्राफ्स खींचती हूँ। तो लोक संस्कृतियों पर हम बात तो लोक संस्कृति का ये है, देखिए लैंग्वेज इज अ वेरी रिच मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। इट एम्बॉडीज knowledge, indigenous knowledge, cultural knowledge, knowledge about the migration of people, human history, and above all it also gives us world view। ये बहुत बड़ी बात है। Surely। और ये जो वर्ल्ड व्यू वाली बात है, इससे मेरी आंखें खुली की खुली रह गई जब मैंने इसके व्याकरण पे काम किया। और इतनी तरह तरह की चीज़ें हैं इस भाषा में। आप जब भाषाओं पे बात करें तो एक डिक्शनरी, हाँ, ये अब हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये मल्टीलिंगुअल मल्टीस्क्रिप्टल टॉकिंग डिक्शनरी है। टॉकिंग डिक्शनरी, इसके साथ सीडी है जी। इसके साथ सीडी है, यू अपलोड द सीडी एंड एवरी यू कैन क्लिक वर्ड्स फ्रॉम इंग्लिश टू अंडमानीज, अंडमानी टू हिंदी, हिंदी टू अंडमानी। जिस तरह से गूगल पे ट्रांसलिटरेशन आजकल चलता है, पर एकदम तुरंत होता है, विदाउट स्प्लिट ऑफ सेकेंड। और इसमें बहुत सी फोटोग्राफ्स हैं और इसमें साउंड्स तो है ही, और उन आदिवासियों की आवाज़ों में है जो कि अब चले गए हमें छोड़ के जी। तो ये मुझे इस बात का हरदम गम रहता है कि मुझे इस जगह 20 साल पहले होना चाहिए था। तो शायद मैं बहुत कुछ भाषा के बारे में और भी संजो सकती थी जी। पर चलिए, जब मौका मिला तो भी काम नहीं। तो आपने अंडमान में इतना काम किया है कि एक और पुस्तक है, एन एंशिएंट टेल फ्रॉम अंडमान। ये लोक कथा है। और हम जब लोक संस्कृति की बात तो ये लोक कथा है। और ये मैं जब काम कर रही थी तो हालांकि मैं तो गई थी सिर्फ व्याकरण लिखने के लिए और शब्दकोश बनाने के लिए, मैंने इस तरफ नहीं सोचा था कि मैं कुछ इकट्ठा करूंगी। पर मैं इतनी उसमें खिंचती चली गई भाषा में, भाषा की संस्कृति में, भाषियों के बीच में, वो मुझे अपना मानने लगे। और जैसे मैंने मछलियों के नाम बहुत इकट्ठे किए, कम से कम 150 से भी ज़्यादा। और सुबह शाम मछली मारते थे, मैं साथ में मछली समुद्र किनारे जाती थी तो नेचुरली मैं फ़ोटो खींचती थी मछली के बारे में बताते थे। तो इस तरह करते करते एक दिन मैंने उनसे पूछा, तुम मुझे कहानी सुनाओ कोई लोक कथा। और मुझे बहुत जान के आश्चर्य हुआ कि लोगों ने कहा कि वी हैव नॉट हर्ड एनी स्टोरी इन लास्ट 40 years बिकॉज वी डोंट स्पीक आवर लैंग्वेज। तो हमने कोई कहानी नहीं तो पढ़ी सुनी तो आपको क्या सुनाएंगे।
तो फिर मैं भी बहुत इंसिस्ट किया कि नहीं, आप यहीं बैठ के आप याद कीजिए। तो इस तरीके से आप लोक कथाओं के टच में आई और आपने वर्णमाला, अंडमानी वर्णमाला हिंदी में भी जो पुस्तक। और एक चीज और बता दूं, आज ही मेरी एक और किताब लोक कथा की लॉन्च हुई है प्रगति मैदान में, क्या बात नेशनल बुक ट्रस्ट में, क्योंकि यहाँ आना था इसलिए मैं वहाँ नहीं गई। वो दूसरी लोक कथा, ऐसी 10 लोक कथाएं इकट्ठी की और वो एक एक करके नेशनल बुक ट्रस्ट छाप रहा है। तो भाषाओं के शोध के चलते आपने बहुत ट्रैवल किया, हिंदुस्तान में ही नहीं किया, और ख़ास करके आपने जो ट्रैवल किया वो एक आम पर्यटक से अलग ट्रैवल था। आप ऐसी जगहों पे गई जहाँ पर आम जनता नहीं जाती, दुर्गम जैसे जगहें हम बोलते हैं। उसके अलावा आप जैसे यूनेस्को के साथ आप एडवाइज़र हैं ऑन लैंग्वेज इश्यूज़, जर्मनी से आपका एक ख़ास नाता है। तो जब आप विदेशों में जाती हैं और अपने देश की ऐसी भाषाओं को आप प्रेजेंट करती हैं, उन पर आप बात करती हैं, लेक्चर देती हैं, तो व्हाट इज द रिस्पॉन्स, व्हाट इज द एक्सपीरियंस देयर? Well, the first response is the people are absolutely in awe about the linguistic diversity of India. Great, must be. And not only diversity in the sense that we have large number of languages, but we have diverse kinds of languages. 4 भाषा परिवार के बारे में तो सबको मालूम था. By my research now we have 6 language families, because I identified the 6 language families called Great Andamanese. Yeah. And the structures of one language family are so different from others. So in whenever I go abroad, people are really in awe that I have worked on languages of all the 6 language families. And this is rather rare, perhaps. That's why I got a very prestigious Leverhulme professorship in University of London last year, जो कि कई नोबेल लॉरेट्स को भी मिल चुका है। तो मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ जब वो प्राइज़ मुझे मिला था। उस अवार्ड के दौरान मुझे पूरे इंग्लैंड में जगह जगह दौरे करने थे और जगह जगह भाषण देना था हिंदुस्तान की भाषाओं के बारे में। तो हम तो पहुंचाया है सब जगह हिंदुस्तान की मिट्टी को, जिसे कहना चाहिए, क्योंकि ये सही बात है कि मैंने वाकई मिट्टी से जुड़ के हिंदुस्तान को देखा है। मैंने पर्यटक के चश्मे से हिंदुस्तान नहीं देखा है। और मैंने रांची में भी कहा, इसलिए मेरी शुरुआत मैंने खासी से की थी। एक ये भाषा है जो मेघालय में बोली जाती है, और हमने एक नए तरह की ध्वनियों का सबसे पहले वहाँ पे, जिसे कहना चाहिए, डिस्कवर किया। फिर वहाँ से शुरू किया। फिर उत्तर पूर्व में काफ़ी परेशानियाँ रहीं और वहाँ पॉलिटिकल इंसर्जेंसी के कारण हम लोग का जाना बंद हो गया, तो रांची की तरफ शिफ्ट हो गए। झारखंड पे बात काम किया, करवाया। मुझे ये कहना चाहिए कि मैं अकेली काम नहीं करती हूँ, मैंने बहुत से, जिसे कहना चाहिए, विद्यार्थियों खड़ा किया। और आप जहाँ जाती हैं वहाँ आपका एक सोशल कल्चर, वहाँ आपका एक सोशल सर्कल बन जाता होगा, आपके अपना एक दोस्त और कुनबे जो है आपके बन जाते होंगे। अब आपका जो अपना पर्सनल शब्दकोश है वो भी बहुत बड़ा हो गया होगा, तो आप अलग अलग भाषाओं में लोगों को हेलो गुड मॉर्निंग कह सकती हो। नहीं, ये तो असल में हेलो गुड मॉर्निंग तो मैं नहीं जानती हूँ। जोहार तो कहते ही हैं, रांची तरफ वहाँ काफ़ी चलता है जोहार माने। अच्छा, इट्स अ काइंड ऑफ अ ग्रीटिंग। पर मैंने ज़्यादातर देखा है कि लोग ग्रीट नहीं करते हैं, दे जस्ट स्माइल एंड दे जस्ट मतलब हिंदुस्तान के भीतर काइनेसिक्स जिसे कहते हैं, आंखों से या मुस्कुरा। पर अगर आप जैसे आप बाहर जाती हैं, यूरोप में आप जाती हैं, आप ट्रैवल जब करती हैं, तो आप वहाँ पे ग्रीटिंग के ऊपर जब हम बात कर रहे हैं, भाषाओं के ऊपर, तो क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि हमारे देश की भाषाओं में ज़्यादा वार्मथ है या वहाँ के लोग ज़्यादा खुले हुए हैं मिलने में, हेलो हाय ग्रीटिंग करने में? जैसे आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक स्माइल हो गई, आंखों में चमक आ गई, तो पता चल गया सामने वाला आपको एक्नॉलेज कर रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है। ऐसा है, ओवर्टली तो वहाँ ज़्यादा लगता है कि लोग खट से आपको कुछ कहेंगे, वेलकम कहेंगे या गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या हेलो हाय, ये सब ज़्यादा वहाँ ओवर्टली तो वहाँ ज़्यादा होता है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। पर वो एक औपचारिकता लगती है, वो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो मुझे लगता है मतलब ये उनके कल्चर का एक भाग है, एक हिस्सा है। अब हम प्रोग्राम के अगले हिस्से में बात करेंगे आपके दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर, दूसरे वर्क के ऊपर। ये किताब इस वक्त हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो आपने ट्राइबल एरियाज में काफ़ी काम किया। हाँ, ये किताब थोड़ी पुरानी है, मेरे ख्याल 1995 में आई थी। इट्स एन एडिटेड वर्क, और क्योंकि मुझे शुरू से ही हाशिए पे जो भाषा है उन पे काम करने का शौक था, उसमें चैलेंज ज़्यादा चैलेंज था। सो आई हैड बीन वर्किंग ऑन ट्राइबल लैंग्वेजेस, सो आई वांटेड टू एडिट अ बुक on tribal languages or ethnic languages of the country, and then invited very famous linguists to contribute. उस समय तक ट्राइबल लैंग्वेजेस, इंडियन ट्राइबल लैंग्वेजेस पे कंसोलिडेटेड किताब ऐसी कम आई थी जिसमें थियरी भी हो और एप्लीकेशन भी हो और कई काम है। तो ये किताब काफ़ी चर्चित रही और अब मुझे मालूम पड़ा है आउट ऑफ प्रिंट हो गई। मेरी ज़्यादातर किताबें आउट ऑफ प्रिंट होती जा रही हैं। ये तो एक ऑथर के लिए, एक तो राइटर के लिए, मतलब
आप रनिंग लाइक अ सेलिंग लाइक अ हॉट केक। एक और मैनुअल ऑफ लिंग्विस्टिक फील्ड वर्क इन स्ट्रक्चर्स ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। ये किताब मैंने जब मैंने आपको बताया था जर्मनी में पहली बार मुझे गेस्ट साइंटिस्ट के रूप में बुलाया था, असल में इस किताब को लेके इतनी चर्चाएं हुई हैं और ये अब टेक्स्ट बुक बन गई है यूरोप में और अमेरिका में भी कई जगह। क्या बात है। क्योंकि कोई भी अगर हिंदुस्तान की भारत की भाषा पे काम करना चाहता है तो वहाँ कहा जाता है कि पहले अन्विता बी की किताब पढ़िए। आई हैव एक्चुअली इट्स 2 books rolled into one. Okay. One, it is a book on manual how to conduct linguistic fieldwork. And second is it also exposes you to the very variety of linguistic structures of Indian languages. So this is a documentation of large number of languages, maybe more than 40. So आप किस तरह से एक linguistic field work आप कंडक्ट करती हैं? असल में एक थैंक्स टू JNU का मैं अगर मुझे मालूम नहीं और यूनिवर्सिटी में संभव हो पाता। JNU always gave us freedom to explore. Okay. And that's why many of us are explorators. And I teach a course called Field Methods. And I have had cooperation from other faculty members who had been teaching along with me time and again, but most of the time alone also. And I had been teaching this course and I realized that there is no textbook to teach this course. Students had nothing to depend upon. So this book is solely written for students. Okay. और इसलिए वो अब तक मैंने 1977 से कोर्स पढ़ा रही हूँ, तब तक बहुत से स्टूडेंट्स मैंने तैयार कर दिए हैं जो फील्ड लिंग्विस्ट हैं। जी। सो जब आप फील्ड में आप काम करती हैं, यस आपके पास एक तो टीम है, पर उसके अलावा घर वालों का कितना सपोर्ट रहता है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। आप घर पे तो रहती नहीं है हमें लगता है कि आपके काम से आपका इतना पैशन है, इतना प्यार है, सो यू आर ऑलवेज ऑन योर टोज, पैर में आपके चक्कर में आप घूमती रहती हैं। सो हाउ डज योर फैमिली टेक इट? Well, I must say I'm very lucky to have a family that I have. पहले तो बच्चों की बात करूंगी मैं, क्योंकि जब बहुत छोटे छोटे थे तो मुझे अभी तक याद है जब मेरी बेटी 3 साल की थी, उसको जब मैं छोड़ के गई, वो जिस नज़र से उसने मुझे देखा, वो समझ तो गई कि माँ जा रही है किसी काम के लिए, पर मुझे उसकी आंखें थ्रू आउट याद आती रही ट्रिप में। और सेक्रीफाइस उस तरह से रहा। पर मेरे बच्चे जब थोड़े बड़े हुए तो उनको साथ ले जाती थी। जब वो थोड़े और बड़े हुए तो फिर वो जाने को तैयार नहीं होते थे, क्योंकि वो कहते तुम बड़ी अजीब जगहों पे रहती हो, वहाँ खाने का नहीं होता है, वहाँ नहाने की जगह नहीं होती है, तो उनको लगा कि कठिन है, तो वो घर रहते थे। पर उनको हरदम ये लगा कि माँ कुछ कर रही है बहुत ही महत्वपूर्ण, तो उसमें उन्होंने यही नहीं योगदान ही नहीं दिया, वो बड़ी फख्र होकर अपने दोस्तों को बताते थे कि मेरी माँ वहाँ गई है, उनकी भाषा पे काम कर रही है। क्या बात तो है। बच्चों का सपोर्ट तो शुरू से रहा। पर सबसे बड़ा सपोर्ट रहा मुझे अपने हस्बैंड सतीश का। ही इज अ साइंटिस्ट एंड ही वाज एक्सपेरिमेंटलिस्ट, तो अपनी लैब में लगे रहते थे, तो नेचुरली उन्हें घर तो थोड़ा बहुत देखना ही पड़ता था जब मैं नहीं होती थी। तो पर उन्होंने थ्रू आउट मुझे कहा कि नहीं तुम जरूर करो जो काम, ये कभी मत सोचना कि तुम्हें बाहर जाना है, कैसे होगा, घर तो सब घर संभल आप जाएगा। निश्चिंत होती थी मैं जब बहुत आप निश्चिंत, एकदम जिसे कहना बेफिक्र होके जाती थी कि क्या बात है। तो नहीं, फैमिली का सपोर्ट तो बहुत ज्यादा रहा खास। और यही नहीं, मेरे हस्बैंड तो मेरे साथ अंडमान भी गए और कई बार गए, क्योंकि कई ट्रिप्स लगे। और बल्कि उन्होंने ऐसा भी हुआ कि कई बार मुझे आदिवासी भाई मिलते नहीं थे तो वो पकड़ पकड़ के ले आते थे। So he is one of your team members और पूरा सपोर्ट किया, घर में भी, घर से भी, बाहर भी। इतना कुछ है आपके तजुर्बों को सुनने के लिए, आपसे किस्से कहानियाँ सुनने के लिए, पर आज ये जो आपसे बातचीत का जो हिस्सा है ये अब ख़त्म होने पर आया है। हमें बहुत मज़ा आया और जानने को मिला अपने देश की विलुप्त होती भाषाओं के बारे में और कितनी डाइवर्सिटी है लैंग्वेजेस के मामले में, और हमें पास कितना कुछ है अभी घूमने के लिए। आज के लिए इतना ही, फिर अन्विता जी जरूर मिल बैठेंगे और बात करेंगे। और बुलाने के लिए बहुत मुझे अच्छा भी लगा और धन्यवाद। प्लेजर इज आवर्स, थैंक यू सो मच। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। अभी पीछे 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी थी और उसी उपलक्ष्य में फिकी ऑडिटोरियम में उनके जीवन पर एक लेक्चर का आयोजन किया गया। ये खास रिपोर्ट आपके लिए।